साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, स्वागत करता हूं आपका संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, पोस्ट में ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म पर आधारित पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के इस आज की इस वीडियो सेशन में। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है बातचीत है वो हम कर सकते हैं। कल भी हमारी चर्चा है वो अधूरी रह गई, लेकिन आज यानी कि एक तरह से कुछ जो मुद्दे हैं कल के मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए और इसके साथ साथ में आज के जो नए मुद्दे हैं उनके ऊपर यानी कि एक तरह से बातचीत जो है मैं आप लोगों के साथ में करना चाहूँगा। साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे कि देश का माहौल है वो इतना ख़राब चल रहा है कि चाहे हमारा घरेलू मामला हो इस देश का, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वैदेशिक मामले हो, और चाहे यानी कि एक तरह से यहाँ के लोगों की स्थानीय समस्याएं हो, प्रत्येक मोर्चे के ऊपर जो है वो भारत है वो असफल होता हुआ दिख रहा है। लोग अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। रात दिन जो है उनके अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा लगता है इस देश में दो प्रकार के यानी कि एक तरह से राजनीतिक दल या राजनीतिक गठबंधन बन गए हैं और इन्होंने इस पूरे देश को एक तरह से फुटबॉल का मैदान बना रखा है, खेल मैदान बना रखा है। इसमें एक पाले में यानी कि एक तरह से जो है वो कांग्रेस है, दूसरे पाले में जो है बीजेपी और वो उनका गठबंधन है, या कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन, या यूँ कहना चाहिए कि यानी कि एक तरह से इन्हीं के जो लोग हैं वो इसमें है। और ऐसी स्थिति में जनता को इन्होंने फुटबॉल बना रखा है। कभी एनडीए और बीजेपी गठबंधन के द्वारा जो है वो जनता को फुटबॉल की तरह से जो है वो धकेला जाता है, उसको किक मारी जाती है, और कभी यानी कि एक तरह से कांग्रेस या जो इंडिया अलायंस गठबंधन है उनके द्वारा जो है जनता को इसी प्रकार से यानी कि एक तरह से फुटबॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्थिति बड़ी दयनीय है। इस देश की विडंबना है कि देश में जो पार्टी सिस्टम यहाँ पर विद्यमान है और इस पार्टी सिस्टम की वजह से देश की मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जिनके ऊपर एक्चुअल में काम होना चाहिए उनके ऊपर काम नहीं हो रहा है। देश को जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, लिंग और अन्य प्रकार की जो विविध जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं इसमें इस पूरे देश को बांट दिया गया है। और भारतीय लोकतंत्र के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत गंभीर अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह भी है कि इन समस्याओं से देश को निजात कैसे मिले, देश को जो है छुटकारा है इन समस्याओं से कैसे मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न चिन्ह भी है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाना चाहिए? क्या जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर किसी देश का विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इस देश की राजनीति को इन तथाकथित राजनीतिक पार्टियों ने इतना दूषित कर दिया है कि एक्चुअल में यानी कि एक तरह से इस देश की प्रगति के लिए, जन कल्याण के लिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम होना चाहिए वो इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा काम नहीं होता। ये कहीं ना कहीं पर ये इन कारपोरेट घरानों की जो है पिछलग्गू हैं। जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि ईडी सीबीआई के द्वारा जो है अनिल अंबानी के जो अलग अलग जो ठिकाने हैं उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, जबकि यही ईडी सीबीआई जब राजनीतिक द्वेषता के वशीभूत होकर यदि ये जब काम करती है तो पहले उनको गिरफ्तार करती है और फिर उसके बाद में जो है उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाती है और चालान पेश करती है। अभी पिछले कुछ दिनों में आप इस बात को देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो है अरविंद केजरीवाल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन के ऊपर इसी प्रकार से केस बनाए गए, और दूसरे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राजनेता हैं जिनके ऊपर जो है इस प्रकार के केस हैं वो बनाए गए। लेकिन अल्टीमेटली जो है उनके ऊपर केस है वो साबित नहीं हुआ। हज़ारों में केस बनाए लेकिन कन्विक्शन है वो कितने केसेज में हुआ। तो ये
संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग है वो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल या सत्तारूढ़ सरकारें हैं उनका दुरुपयोग कर सकती है, संवैधानिक संस्थाओं को अपना पिछलग्गू बना सकती है। आपके सामने है ये ईडी सीबीआई का उदाहरण आपके सामने है, जो है चुनाव आयोग का उदाहरण आपके सामने है। चुनाव आयोग की जो आज यानी कि एक तरह से साख है, जो विश्वसनीयता है, वो पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। चुनाव आयोग जिस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी या सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के पाले में बैठकर और जैसे यानी कि एक तरह से कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता है वो बयानबाजी करता हो, इस प्रकार के बयान है वो चुनाव आयोग के द्वारा या चुनाव आयुक्तों के द्वारा जो है वो दिया जाता है। तो ये स्थिति भी यानी कि एक तरह से देश में है, वो आज वर्तमान में देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से विशेष रूप से जो लोग संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में विश्वास करते हैं, जो है संविधान में आस्था रखते हैं, जो अम्बेडकरिज्म में आस्था रखते हैं, जो इक्विलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस में आस्था रखते हैं, जो अपने आप में एक तरह से ह्यूमनिज्म में जो है आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और आपस में ये जो दलगत राजनीति है इससे ऊपर उठकर देश के हित में और जो है जनहित में, वेलफेयर के लिए जो है वो काम करने वाली राजनीतिक पार्टी है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब जो है, आप इनके वीडियो उठाकर देखिए, आपको पता लगेगा। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे जो है इनके द्वारा उठाए गए, उन्हीं मुद्दों को जो है कुछ रूप में तोड़ मरोड़ कर यही राजनीतिक पार्टियां हैं वो यानी कि एक तरह से अपनी चुनाव मैनिफेस्टो में शामिल करती है। 2014 का जो है चुनाव मैनिफेस्टो इन दोनों राजनीतिक पार्टियों का उठाकर देख लीजिए, 2019 का उठाकर देख लीजिए, 2024 का उठाकर देख लीजिए। जब आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने इस प्रकार का यानी कि एक तरह से अपना नीति अभिवचन जो है इलेक्शन के संदर्भ में जब बनाना शुरू किया, तो उसके बाद में इन पार्टियों के द्वारा इनकी कुछ बातें जो है वो इनके द्वारा कॉपी की गई और हमारी जो नीतियाँ हैं ये राजनीतिक पार्टियाँ उनकी कॉपी है वो करती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि किसानों का जो मुद्दा है वो सबसे पहले विजय मानकर साहब के द्वारा उठाया गया और उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, इनका रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। आप इनके पिछले जो भाषण आप उठाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ में हमने जो है चुनाव सुधारों के संदर्भ में जो है वो हमने संसद को जो है बिल बनाकर भेजे। हमने विभिन्न प्रकार के 30 से अधिक जो चार्टर है वो हमने जो है भारत सरकार को हमने भेजे हैं, अलग अलग यानी कि एक तरह से जो मंत्रालय हैं उनको हमने भेजे हैं। हमने जो है अभी जस्ट लेटेस्ट में ड्राइवरों के वेलफेयर के लिए, उनकी पॉलिसी मेकिंग के लिए ड्राइवर हेल्पर और इनसे रिलेटेड यानी कि एक तरह जो टेक्निकल जो और दूसरे अन्य जो वर्कर्स हैं इनके लिए यानी कि एक तरह से वेलफेयर के लिए हमने जो बिल है वो जो है नितिन गडकरी जी को है भेजा है और साथ ही साथ जो हमने केंद्र सरकार को हमने भेजा है। तो इन मुद्दों के ऊपर यानी कि एक तरह से पहल करने का जो काम है वो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया करती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संगठन है या जो धार्मिक संगठन है, इससे इस देश का कभी विकास नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास में लॉ मेकिंग की पॉलिसी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के पास में लॉ मेकिंग की पॉलिसी है। आप दूसरे देशों का अगर आप उदाहरण देखेंगे, अमेरिका में 2 राजनीतिक मुख्य पार्टियां हैं, अन्य भी है, एक जो है रिपब्लिकन है, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है, और यही यानी कि एक तरह से जो है लॉ मेकिंग का काम है वो कर सकती हैं, बाकी नहीं कर सकते कोई भी। यानी कि अभी जैसे लाल किले के ऊपर जो है लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भाषण दिया गया था कि इस देश के विकास में, इस जो है स्वतंत्रता में जो है आरएसएस का उन्होंने योगदान का जिस प्रकार से बखान किया है, जबकि आप हम सब जानते हैं कि आरएसएस का जो योगदान है इस स्वतंत्रता के आंदोलन में किसी प्रकार से कोई योगदान नहीं है। उन्होंने जो है अंग्रेज़ों की मुखबिरियाँ की है, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा से और विभिन्न प्रकार की यानी कि एक तरह से जो भड़काने वाली भावनाएं हैं, इससे देश का विकास नहीं हो सकता। आज हम बात करते हैं जैसे मोदी जी के द्वारा नारा दिया जा रहा है कि हम 2047 में विकसित भारत बनेंगे। हम उससे भी आगे बढ़कर ये कहते हैं कि विकसित भारत की बात नहीं है, हम यानी कि एक तरह से एक ऐसा डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं जो है वो इससे भी आगे यानी कि एक तरह से जो है वो जा सकता है। किसी टाइम पर यानी कि एक तरह से ये कहा जाता था कि जो यूरोपियन जो देशों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका उदाहरण है वो दिया जाता था, चाहे हार्वर्ड हो, आपकी मैसाचुसेट्स हो और दूसरे अन्य येल यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं।
इनको विश्व में जो है वो काफ़ी जो है एक तरह से जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ब्रिटेन में जो है जो इंग्लैंड में है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसको देखा जाता था। लेकिन पिछले यानी कि एक तरह से 10-20 सालों में चाइना ने इतना प्रोग्रेस किया है कि उनकी जो पिकिंग यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा एक दूसरी और यूनिवर्सिटी है, वो वर्ल्ड की अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है ना एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना स्थान है वो बनाया है। तो हम उस दिशा में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इनोवेशन की दुनिया में हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इस देश में इस प्रकार का माहौल है या इस प्रकार का यानी कि एक तरह से जो है एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो तैयार करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये काम किनका है? ये राजनीतिक पार्टियों का है। और इसके साथ साथ में जो दूसरे अन्य जो एनजीओज हैं, जो सामाजिक संगठन है, ये उनको प्रमोट करने का काम है वो इनके द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो सामाजिक संगठन और जो एनजीओ हैं, ये भी अपने आप में धर्म और राजनीति के जो जाल में ऐसे उलझे हुए हैं कि ये किसी ना किसी के यानी कि एक तरह से इस प्रकार के जो है पिछलग्गू बनकर है वो काम कर रहे हैं, या इनकी प्रतिबद्धता है वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ में धर्म, संस्कृति या संप्रदाय के आधार पर जो है वो बनी हुई है। तो इससे यानी कि एक तरह से देश प्रोग्रेस कभी नहीं कर सकता। देश को यदि आगे ले जाना है तो हमें ज्ञान विज्ञान मानवता की नीति को आगे ले जाना होगा। हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें हमें यानी कि एक तरह से जो है हमें काम करना होगा। नए इनोवेशंस है उनमें हमें काम करना होगा। आज यदि हम चाइना का उदाहरण देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना जो है वो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आज एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना, रोबोटिक्स है उसका ज़माना है, माफ़ कीजिएगा। और इसके साथ साथ में जो है वो अन्य प्रकार के कई प्रकार के इनोवेशंस हैं वो देश और दुनिया में हो रहे हैं, उसका ज़माना है। यदि उस दृष्टि से हम जो है वो प्रोग्रेस करें, यदि उस माइंडसेट के साथ में हम यदि हमारी प्लानिंग करें तो आने वाले समय में हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना और दूसरे अन्य जो कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा बेहतर और एडवांस बन सकता है। लेकिन इस प्रकार का माइंडसेट है वो हमें यानी कि एक तरह से बनाना होगा, लाना होगा, और ये काम आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो कर सकती है। इसलिए मैं आप सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ें। आप पार्टी से जुड़ने से पहले हमारी जो नीति है, पार्टी की जो रीति नीति है, आप उससे परिचित हों। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब की वीडियो हैं वो यूट्यूब के ऊपर बहुत जो है वो अवेलेबल हैं। फेसबुक के ऊपर उनका जो पेज है धीमान विजय मानकर, आप उन पर जो सर्च करके और उनके बारे में आप जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप उनकी विचारधारा से, आप हमारी पार्टी की पॉलिसी, रीति नीति और विचारधारा से यदि सहमत है तो आप हमसे जुड़ें। और हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप हमारी जो है वो मदद करें। हमारी पार्टी की जिस रूप में भी आप आर्थिक मदद हो सकती है आप हमारी आर्थिक मदद करें। हमारा कुटुंब ऐप के ऊपर जो है पार्टी का आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से हमारा जो है वो अकाउंट बना हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। उसमें आप ऑनलाइन आप जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर भी जो है मैं इसका डिस्क्रिप्शन है वो डालूंगा, तो आप यहाँ से भी यानी कि एक तरह से इनमें जुड़कर और पार्टी के साथ में जो है आप आ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे अंतिम रूप से अपील करना चाहूँगा कि यदि आप हमारी विचारधारा, रीति नीति से सहमत है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी विचार के साथ में और इन्हीं बातों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को सुना और साथ ही साथ यानी कि एक तरह से आप यदि मेरी बातों से सहमत हो तो निश्चित रूप से जुड़े साथियों।